हेलो थ्रियन फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप सभी लोग को बढ़िया होना भी चाहिए। तो जल्दी से फटाफट एक लाइक मारो, एक सब्सक्राइब, कमेंट और हाँ, शेयर तो कर ही देना। तो चलो फटाफट से अपने पिछले एपिसोड को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं जल्दी से। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा हुआ होता है कि जोयान की फाइट होती है रिटर्नेंस लेवल से, जहां जोयान उसकी ढंग से कुटाई करता है, हालांकि वो उसे हरा नहीं पाता। साथ ही रिटर्नेंस लेवल का जो एक्सपर्ट आया हुआ था वो भी घोस्ट हॉल से रिलेटेड था। हालांकि जोयान उसे हरा नहीं पाता, लेकिन कूटता उसे बढ़िया दबा के है। हालांकि फिर वहीं पे आते हैं अल्केमिस्ट अलायंस के झोउताई, जो कि जोयान को बचाते हैं और उस रिटर्निंग एक्सपर्ट को भगाते हैं। जिसके बाद हमें मिला हुआ होता है म्यूलिंग, जिसे जोयान ने काफी टाइम पहले, आई थिंक 10 इयर्स पहले उसे गाइड किया था। इसीलिए वो जोयान को काफी ज्यादा प्रायोरिटी देता था और अपने मास्टर से भी ज्यादा मानता था। हालांकि जोयान को उसके बारे में ज्यादा पता नहीं होता, लेकिन फिर भी जोयान उसे एक्सेप्ट करता है। जिसके बाद हमने देखा होता है कि सभी लोग लिव फैमिली के मेंशन में वापस लौट आते हैं और यही मैंने एपिसोड एंड किया था। तो अगर आप लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो जाकर जरूर देखना, काफी ज्यादा धमाकेदार था। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है झोउताई को, जो कि माहौल को इतना ज्यादा चिल करने में लगे हुए होते हैं कि किसी को पता ही नहीं चला कि वो लोग अभी अभी बिग बैटल से बाहर निकल कर आए थे। हालांकि तभी वहां पे म्यूलिंग आता है, जो कि प्रेजेंट टाइम पे रैंक 3 का अल्केमिस्ट बन चुका था और उसके सबसे ज्यादा चांसेस थे सेंट्रल प्लेन्स के पिल टावर के अंदर एंटर होने के। साथ ही प्रेजेंट टाइम पे ये साउथ रीजन के अल्केमिस्ट अलायंस का मेन डिसाइबल था। इस टाइम पे जैसे ही झोउताई म्यूलिंग के बारे में सबको बताता, सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड तरीके से म्यूलिंग को देखने लगते हैं और उन्हें काफी ज्यादा हैरानी भी हुई थी कि ये यंग लड़का इतना ज्यादा जीनियस और टैलेंटेड होगा। हालांकि उन्होंने जैसे ही सोचा कि ये जोयान के एक छोटे से गाइडेंस के कारण था, तो सभी की नजरें एक साथ जोयान के ऊपर मुड़ जाती हैं। हालांकि जोयान हर किसी की नजरों को इग्नोर करते हुए म्यूलिंग की तरफ देखता और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड और क्यूरियस था। हालांकि प्रेजेंट टाइम पे जोयान को पिल टावर में जाने की कोई भी डिजायर नहीं होती है, क्योंकि जोयान ने पॉपुलर होना, अपना नाम बनाना, इन सब चीजों को बहुत पहले ही पीछे छोड़ दिया था। क्योंकि उसे पता था कि जब तक आपके पास पर्याप्त ताकत है, आप ऑब्वियसली पॉपुलर होते रहेंगे। हालांकि कुछ देर की बातचीत के बाद हॉल से सभी लोग धीरे धीरे चले जाते हैं और वहां पे केवल बाई हुआ और झोउताई बचे हुए थे, जो कि जोयान के कारण वहां रुके हुए थे। तभी जोयान कहता है फू युलोंग को पीछे हटने पर मजबूर करने के लिए एल्डर झोउ, मुझे आपको धन्यवाद देना है, क्योंकि अगर आप वहां पे नहीं पहुंचे होते तो मुझे डर था कि यह मामला और भी ज्यादा बिगड़ सकता था। और इसके बाद तुरंत ही झुक कर उन्हें ग्रीट करता है, तो बगल में बाई हुआ भी उनके सामने झुकता है। तभी झोउताई कहते हैं हम सब एक फैमिली हैं, आपको इतना पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि कुछ सालों से फू युलोंग काफी ज्यादा अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है और साउथ रीजन के काफी सारे लोग उससे नफरत भी करते हैं, लेकिन सामने वाले की पावर के कारण वो उसके साथ फाइट भी नहीं कर सकते। और आज मैंने उससे जो कुछ भी कहा है वो अल्केमिस्ट अलायंस के ओल्ड एल्डर्स की बात थी, और अगर ये आपके लिए नहीं होता तो मुझे लगता है कि म्यूलिंग जैसा जीनियस डिसाइबल मुझे कभी नहीं मिल पाता। तो अगर धन्यवाद देना ही है तो मुझे आपको देना चाहिए। और इसके बाद तीनों ही लोग एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। थोड़ी देर की बातों के बाद झोउताई को आखिरकार पता चलता है कि प्रेजेंट टाइम पे जोयान वेस्ट रीजन के अल्केमिस्ट अलायंस में शामिल हो गया है, जिसका मतलब था कि वो एक ही सेक्ट के अंदर थे, जिसके कारण उनका जो रिश्ता था और भी ज्यादा करीब हो गया था। थोड़ी देर बाद जोयान बाई हुआ की तरफ देखता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जोयान लिव फैमिली को वापस से ठीक करने में लगा हुआ था और अभी भी कुछ चीजें थी जो कि बाई हुआ से उसे पूछनी थी, और क्योंकि अब टाइम था तो जोयान उससे पूछ सकता था। जिसके बाद थोड़ी सी पूछताछ के बाद बाई हुआ लिव फैमिली की हर एक चीज के बारे में जोयान को बता देता है, जिसके कारण जोयान को पता चलता है कि पिछले कुछ सालों में बाई हुआ के कारण जो लिव फैमिली की पावर थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी। हालांकि उन्हें कई सारी प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ा था, लेकिन वो उस टाइम के कंपैरिजन में काफी ज्यादा पावरफुल थे जब जोयान उनसे पहली बार मिला था। साथ ही जोयान को पता चलता है कि उस गोल्डन नेम प्लेट से लिव फैंग की जो सोल थी वो पहले ही छिन्न भिन्न हो चुकी थी, मतलब खत्म हो चुकी थी, और केवल उसमें अब जोयान का ही स्पिरिचुअल प्रिंट था, जो कि लिव फैमिली के कल्टीवेशन में हेल्प कर रहा था। हालांकि जैसे ही लिव फैंग के बारे में जोयान को पता चलता है कि उनकी सोल डिस्ट्रॉय हो गई है, तो जोयान थोड़ा सा हैरान और थोड़ा सा उदास भी होता है, क्योंकि जोयान को पता था कि लिव फैमिली को पावरफुल बनाने के लिए उन्होंने अपना जितना कुछ दे सकते थे सब कुछ दे दिया था। और इसके बाद मूरोंग कियानियान की बात है तो बाई हुआ जोयान को पूरी तरीके से डिटेल में बताता है कि वो इस जगह तक कैसे पहुंची थी। और जब जोयान ने सुना कि ये लड़की वास्तव में उस बात पे भरोसा करके यहाँ तक आ गई थी जो उसने अनजाने में कहा था, और इसीलिए जोयान का दिल इस लड़की की हरकत से काफी ज्यादा हैरान होता है। हालांकि जोयान रिलैक्स भी होता है कि ये कम से कम यहाँ पर है, जिसका मतलब था कि फ्यूचर में वो मूरोंग जुआन को इसे सकुशल सौंप सकता है, मतलब ठीक ठाक। जिसके बाद जोयान तुरंत ही लियानियर के बारे में याद करता है, जहाँ जोयान को पता चलता है कि लियानियर की हालत वैसी नहीं है जैसी पहले थी। यहाँ तक कि एक बार उसका जो बोनफुल पॉइजन बॉडी ब्लास्ट होने वाला था, लेकिन बाई हुआ ने अपनी पावर के साथ उसे रोक दिया था और लियानियर काफी लंबी नींद में चली गई थी। हालांकि जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो बाई हुआ धीरे धीरे फील कर सकता था कि वो अपनी पावर के साथ भी इस खतरनाक पॉइजन को रोकने में कैपेबल नहीं है। साथ ही पिछली बार जब लियानियर की बोनफुल पॉइजन बॉडी ब्लास्ट होने वाली थी तो बाई हुआ अपनी पावर के साथ भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाया था।
और इसके लिए उसे अपने ब्लड एसेंस की कीमत चुकानी पड़ी थी। लेकिन क्योंकि इसे जियोयान छोड़ के गया था तो उसने ऐसा करने से पहले एक भी बार नहीं सोचा था। जियोयान जैसे ही बाईहुआ की ये बात सुनता है तो थोड़ा सा उदास हो जाता है कि बाईहुआ ने वास्तव में इतनी बड़ी कीमत चुकाई थी, जिसका मतलब सिंपल सा ही था कि लियानर की जो प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। साथ ही बाईहुआ बताता है कि लियू फैमिली में घबराहट पैदा ना हो, इसीलिए लियू फैमिली के क्लेन लीडर लियू हुआबाई के बारे में लियू हुआबाई को छोड़कर बाकी इस मामले के बारे में किसी को भी नहीं पता। यहाँ तक कि फर्स्ट एल्डर लियू सिन चैन को भी इसके बारे में नहीं पता था। और यहाँ तक कि झोउ ताई जैसे ही इस सवाल को सुनते हैं और बोनफुल पॉइजन बॉडी के बारे में सुनते हैं तो वो भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और उनके चेहरे में डर साफ साफ देखा जा सकता था, क्योंकि उन्होंने वो फुल पॉइजन बॉडी का जो कॉन्स्टिट्यूशन था इसके बारे में अभी अभी ही सुना था और शायद ही उन्होंने कभी देखा था। और उन्हें भरोसा नहीं था कि जॉन वास्तव में ऐसे पर्सन को छोटे से लियू फैमिली में छोड़ देगा। और यहाँ तक कि जब वो सुनते हैं कि बाईहुआ ने उसे दबाने के लिए अपने ब्लड एसेंस का यूज किया था तो वो और भी ज्यादा सरप्राइज होते हैं। साथ ही उन्होंने जब बाईहुआ को पहली बार देखा था तो उन्हें फैमिलियर सी स्मेल फील हुई थी। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि सामने वाला कौन है, लेकिन वो उसके लिए जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस होते हैं। इस टाइम पे जोयान को एक बात तो पता थी कि लियानर का जो पॉइजन बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिटिल फेरी डॉक्टर से भी ज्यादा खतरनाक है। और कुछ ही टाइम के बाद बाईहुआ के साथ जोयान लियू फैमिली की एक हिडन केव की तरफ जाता है जहाँ पे लियानर को रखा गया था। हालांकि जैसे ही वो लोग उस हिडन रूम के पास पहुंचते हैं उससे पहले ही जोयान और झोउ ताई जो कि अल्केमिस्ट थे पावरफुल पॉइजन को फील कर लेते हैं, जिसके कारण वो तुरंत ही कहते हैं कितना पावरफुल पॉइजन है, इससे तो जमीन भी इन्फेक्टेड हो गई है। इस टाइम पे झोउ ताई ने भी पहली बार ऐसा पॉइजन देखा था जो कि जमीन को भी इन्फेक्टेड कर सकता था। और यहाँ पे जोयान भी काफी ज्यादा सीरियस था। साथ ही बाईहुआ थोड़ा सा उदास था क्योंकि उसने इस लड़की को अपने सामने ही बड़ा होते हुए देखा था और अब वो ऐसी स्थिति में आ गई थी और बाईहुआ इसे सहन कर नहीं पा रहा होता। लेकिन ये उसके लिए काफी अच्छी बात थी कि जोयान यहाँ पे वापस आ गया था, तो उसका मानना था कि जोयान इस प्रॉब्लम को शायद सॉल्व कर पाएगा। हालांकि कई साल बीत चुके होते हैं और लियानर जो कि इस टाइम पे एक छोटी सी लड़की थी काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी होती है। साथ ही साथ वो काफी ज्यादा यंग भी थी। हालांकि वो सुंदर तो थी लेकिन वो सिर्फ एक बेड के ऊपर लेट सकती थी और इस कमरे से बाहर नहीं जा सकती थी। साथ ही साथ जोयान देख सकता था कि इस छोटे से कमरे में पूरी तरीके से बैंगनी रंग का पॉइजन फैला हुआ है, यहाँ तक कि कोई नॉर्मल पर्सन अपनी आंखों से कुछ भी नहीं देख सकता था। साथ ही यहाँ की वॉल्स पूरी तरीके से काली हो चुकी होती हैं। हालांकि जोयान तभी उस कमरे में अपनी येलो ब्लू कलर की फ्लेम निकालता है और जोयान की हेवनली फ्लेम के टच में आते ही ये ब्लैक फॉग जो कि पॉइजन फॉग होती है तुरंत ही धीरे धीरे गायब होने लगती है। और इसके बाद जोयान अपनी आंखों के सामने जब उस खूबसूरत सी लड़की को देखता है तो जोयान तुरंत ही उदास हो जाता है और उसे लिटिल फेरी डॉक्टर की याद आने लगती है, क्योंकि उन दोनों की किस्मत एक जैसी ही थी। आखिरकार उन दोनों ही लड़कियों को बिना किसी वजह के इतना पेन और इतनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी थी। हालांकि तभी झोउ ताई लियानर की तरफ देखते हुए कहते हैं छोटी लड़की इसकी हालत कितनी बुरी है। इस टाइम पे वो लियानर को देखकर थोड़ा सा उदास और इमोशनल हो जाते हैं। आखिरकार वो अभी भी यंग थी और उसे अपनी लाइफ खुलकर जीनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी उसे ऐसी चीजों का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि तभी जोयान अपनी ब्लू फ्लेम को अफेयर करता है और उसे 4 लाइट बॉल को क्रिएट करता है जो कि लियानर के बेड के चारों तरफ घूमने लगती हैं और साथ ही साथ आसपास के पॉइजन को तुरंत ही डिस्ट्रॉय करने लगती हैं। इस टाइम पे जोयान देख सकता था कि लियानर जो कि एक आइस के बेड पे लेटी हुई थी वो आइस पूरी तरीके से ब्लैक हो गया था और उससे निकलने वाला वाटर भी ब्लैक था। हालांकि बाईहुआ ने इस आइस के बेड को न जाने कितने पहाड़ों की गहराइयों में जाकर और काफी खोजबीन के बाद निकाला था। हालांकि ये कीमती ट्रेजर हो सकता था लेकिन लियानर के लिए इसका यूज करना बिल्कुल ही वर्थ इट था। हालांकि जोयान यहाँ पे किसी भी चीज की फिक्र बिल्कुल नहीं करता और तुरंत ही लियानर के हाथ को पकड़ता है और जोयान की फ्लेम तुरंत ही लियानर की बॉडी के अंदर इंटर होने लगती है और कुछ देर की जांच के बाद जोयान थोड़ा सा उदास हो जाता है। जोयान ने अपनी जांच में पाया था कि लियानर की बॉडी में पहले ही पॉइजन पूरी तरीके से फैल चुका था और ये काफी ज्यादा ठोस होता है, यहाँ तक कि जोयान की हेवनली फ्लेम के कारण भी वो इसे नहीं रोक सकता था। और इस टाइम पे लियानर की जो हालत होती है वो उसकी सोच से भी ज्यादा खराब थी। इस टाइम पे जोयान तुरंत ही कहता है ये कैसे हो सकता है, न केवल इसने इस पॉइजन ने इसके डुई की वॉर्टेक्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए उस पर अटैक कर दिया बल्कि अपनी पावर को पावरफुल करने के लिए इसकी डुई की पावर को यूज किया है। मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा कि ऐसा कुछ हुआ होगा। साथ ही तभी जोयान जैसे उसके हाथ को पकड़े हुए था जोयान के हाथ में भी पॉइजन का अटैक होता है और जोयान ने कभी भी नहीं सोचा था कि ये पॉइजन उसकी हेवनली फ्लेम पे अटैक करने की हिम्मत करेगा। साथ ही यह पॉइजन इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जोयान की हेवनली फ्लेम को भी इससे निपटने में मुश्किल हो रही होती है। ये देखकर बाईहुआ और झोउ ताई भी काफी ज्यादा सैड होते हैं क्योंकि उन्होंने देखा था कि यह पॉइजन जोयान को भी पीछे हटने पे मजबूर कर रहा है। हालांकि इस टाइम पे जोयान का तो पूरा दिमाग लियानर की बॉडी के पॉइजन पर ही था। हालांकि जोयान एक बार फिर अपनी हेवनली फ्लेम को अफेयर करता है जिसके कारण टेम्परेचर एक बार फिर बढ़ता है और इस टाइम पे जोयान की फ्लेम को देखकर झोउ ताई काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं क्योंकि जोयान की फ्लेम की पावर काफी ज्यादा थी और ये उस हर एक फ्लेम से ज्यादा थी जिसे जोयान के अंदर उसने पहले देखा था। उसने फील किया था कि ये पावर काफी ज्यादा दबंग है। साथ ही इस फ्लेम का कलर भी काफी बदला हुआ था, इसीलिए वो तुरंत ही कहता है इस बच्चे ने इतने सालों में क्या किया है। हालांकि तभी जोयान अपने हल्की ब्लू कलर की फ्लेम को कंट्रोल करता है और लियानर के फोरहेड पर लेकर जाता है और जैसे ही जोयान लियानर के फोरहेड को छूता है तो पूरी ही तरीके से वो कांपने लगती है और पर्पल ब्लैक पॉइजन को चारों तरफ से घूमते हुए सभी दिशाओं में फैलने लगती है।
है। हालांकि वो पॉइजन जैसे ही फैलता है तो तुरंत लियानर के बेड के चारों तरफ की वो फ्लेम है काफी हाई टेम्परेचर और हाई फ्लेम को प्रोड्यूस करती है और तुरंत ही उस पॉइजन को जलाकर राख कर देती है। ये देखकर जोताई तुरंत ही कहते हैं अगर ये जोयान की हेवनली फ्लेम के कारण नहीं होता तो अब तक हम में से कोई भी इस पॉइजन से नहीं बचा होता। हालांकि ये लड़का करने की क्या कोशिश कर रहा है, तभी बाई हुआ कहता है डिटॉक्सिफिकेशन। जोयान उसकी बॉडी के विष पॉइजन को कम करने की कोशिश कर रहा है और इस टाइम पे बाई हुआ को भरोसा था कि जोयान के इस मेथड के कारण लियानर को कम से कम जाग तो जाना चाहिए। बाई हुआ की बात को सुनकर जोताई अजीब तरीके से रिएक्ट करता है क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। आखिरकार बीफुल पॉइजन बॉडी बाई बर्थ कॉन्स्टिट्यूशन है और इसका कोई भी इलाज नहीं था। फिर भला जोयान इसे अपनी हेवनली फ्लेम से कैसे रिफाइन कर सकता था। हालांकि वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब वो जोयान को सीरियस देखते तो उन्हें एक बात तो पता थी कि जोयान ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जो वो नहीं कर सकता और इसके अलावा जोयान ने हमेशा ही वही किया है जो कोई नहीं कर सकता। हालांकि इस टाइम पे हर कोई देख सकता था कि लियानर की काफी ज्यादा बॉडी अनकंट्रोलेबल तरीके से कांप रही होती है और पॉइजन क्विक कंटिन्यू उसकी बॉडी से निकल रही थी। यहाँ तक कि इस पॉइजन के कारण उसके चेहरे पे भी ब्लैक मार्क बन चुके होते हैं। हालांकि तभी लियानर के होंठ जो कि पूरी तरीके से पर्पल हो चुके थे धीरे धीरे हिलते हैं और गले से हल्की सी चीख निकलती है और उससे पॉइजन निकलता है जो कि सीधा ही जोयान के हाथ की तरफ बढ़ता है जो कि लियानर के फोरहेड पर था। ये देखकर जोयान तुरंत ही कहता है ये पॉइजन वास्तव में सेल्फ अवेयर है और इसके बाद जोयान तुरंत ही अपनी फ्लेम की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और वो तुरंत ही एक हल्के से फ्लेम के लाइन बीस्ट में बदल जाती है जो कि आसपास के पॉइजन को बेतहा से निपटाना शुरू कर देती है और इसके बाद देखते ही देखते लियानर की पूरी बॉडी पे जोयान की फ्लेम फैल जाती है और जोयान के एक ही थॉट के साथ वो पॉइजन जो कि पूरे ही रूम को भरे हुए था चीख की आवाज के साथ पूरी तरीके से गायब हो जाता है और स्मेल भी गायब हो जाती है। हालांकि जोयान को पता था कि इस पॉइजन के पास अपना ही एक सेंस है, इसलिए जोयान बिल्कुल भी लापरवाही नहीं कर सकता था और हर बार जब जोयान हेवनली फ्लेम को इंजेक्ट करता तो पॉइजन पहले से पावरफुल होके उसकी हेवनली फ्लेम को रजिस्ट कर रहा था। हालांकि जोयान को पता था कि अगर वो इसे ऐसे ही कंटिन्यू रखेगा तो हो सकता है कि लियानर को कुछ नुकसान पहुंचे, लेकिन अगर वो इसे नहीं करता तो ये पॉइजन भी उसकी बॉडी से नहीं निकल पाएगा। हालांकि जोयान थोड़ी देर तक तो झिझकता है लेकिन तुरंत ही कमिटमेंट करता है क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था और पॉइजन पूरी तरीके से लियानर की बॉडी में फैल चुका था और अगर जोयान उसे अभी नहीं निकालता तो फ्यूचर में प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ सकती थी। और इसके बाद जोयान तुरंत ही एक्यूपंक्चर पॉइंट की हेल्प से लियानर की बॉडी में हेवनली फ्लेम को एंटर करना स्टार्ट कर देता है और इस टाइम पे बॉडी के अलग अलग पार्ट से जोयान इस हेवनली फ्लेम को उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा था और साथ ही साथ जोयान इन पांचों बॉडी पार्ट के पास से हेवनली फ्लेम को कंट्रोल करता है और पॉइजन को रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। हालांकि जोयान को इस टाइम पे हेवनली फ्लेम को कंट्रोल करने में काफी पावर की जरूरत पड़ने वाली थी, लेकिन जोयान के पास प्रेजेंट टाइम पे पावर थी भी और भले ही वो चाहे स्पिरिचुअल पावर हो या कि फ्लेम कंट्रोल एबिलिटी जोयान के हेवनली फ्लेम के सामने उसके लिए ये ज्यादा मुश्किल काम नहीं था और इसीलिए जोयान की स्पिरिचुअल पावर तुरंत ही 5 पार्ट में डिवाइड होकर तुरंत ही उन पांचों बॉडी पार्ट के अंदर की हेवनली फ्लेम्स को कंट्रोल करने लगती है और इसके बाद जोयान की स्ट्रेंज फायर और बीफुल पॉइजन बॉडी के बीच में फाइट होना स्टार्ट होती है और इस टाइम पे धीरे धीरे वो पॉइजन रिफाइन हो रहा होता है और साथ ही साथ लियानर की बॉडी में साइन आती जा रही थी। हालांकि जोयान की सोच से भी ज्यादा कठिन था और जोयान को केवल लियानर के हाथों से पॉइजन को निकालने में लगभग 6 घंटे लग जाते हैं और इस टाइम पे जोयान की ओरिजिन कोई काफी ज्यादा थक चुकी होती है और पसीने की बूंदें जोयान के सिर से टप टपक रही होती है और प्रेजेंट टाइम पे जोयान को पता था कि अभी भी लियानर के बोन्स में पॉइजन का कुछ हिस्सा छिपा हुआ है, जिसका मतलब था इसे अभी भी पूरी तरीके से ठीक करने के लिए थोड़ा सा टाइम और लगने वाला था। इसीलिए जोयान टाइम बीतता जाता है और पालथी मारकर बैठा हुआ रहता है और इस टाइम पे बाई हुआ और जोताई उस रूम से निकल चुके हुए होते हैं क्योंकि वो जोयान को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे और इसके बाद जोयान उस रूम में अकेला ही रहता है और इस टाइम पे 3 दिनों से जोयान उस रूम के अंदर था। 3 दिन बाद जोयान आखिरकार उस रूम से बाहर निकलता है और ये प्रोसीजर पूरा हो चुका होता है। हालांकि जोयान जैसे ही रूम से बाहर निकलता है तो उसके फेस इंप्रेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते और इस टाइम पे जोयान काफी ज्यादा थका हुआ होता है। जिसके बाद ल्यू क्लेन के एक हॉल में ल्यू क्लेन के काफी हाई लेवल के लोग के अलावा जोयान और बाकी सब थे और इस टाइम पे वे सभी लोग थोड़ा उदास होते हैं और प्रेजेंट टाइम पे जोयान, बाई हुआ और जोताई एक साथ बैठे हुए थे, जबकि बगल में ही ल्यू हुआ बाई और ल्यू सिंचैन बैठे थे और इसके बाद बाई हुआ सभी को सब कुछ एक एक करके बता देता है और इस टाइम पे ल्यू सिंचैन से भी कुछ भी नहीं छिपाया जाता। हालांकि जैसे ही ल्यू सिंचैन को इसके बारे में पता चलता है तो वो थोड़ा हैरान होते हैं लेकिन कुछ भी नहीं कहते क्योंकि उन्हें पता था कि बाई हुआ ने उन्हें इसलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि वो चिंतित था कि कहीं ल्यू फैमिली के लोग डर न जाए और इसी के बारे में बात न करते रहे। हालांकि तभी बाई हुआ जोयान की तरफ देखते हुए कहता है वो कैसी है, क्या उसकी बॉडी का पॉइजन ठीक हो गया है। वो देख सकता था जोयान काफी ज्यादा थका हुआ है लेकिन वो इस टाइम पे कुछ भी नहीं कर सकता था और बाई हुआ का क्वेश्चन सुनकर सभी लोग जोयान की तरफ देखने लगते हैं। बाई हुआ का क्वेश्चन सुन के जोयान थोड़ा देर तो चुप रहता है, इसके बाद कहता है मैंने जितना सोचा था ये उससे ज्यादा परेशानी वाला है। मैं अपने तरीकों से लियानर की बॉडी के पॉइजन को पूरी तरीके से निकालने में कैपेबल नहीं हूँ, यहाँ तक कि मेरी हेवनली फ्लेम भी ऐसा करने में कैपेबल नहीं है। हालांकि ये एक हेवनली फ्लेम है लेकिन ये पूरी तरीके से इसे रिजॉल्व करने में कैपेबल बिल्कुल भी नहीं लग रही। ये सुनकर सभी लोग उदास हो जाते हैं क्योंकि उन सभी लोगों ने इतनी मेहनत की थी इस लड़की को बचाए रखने के लिए, तो क्या लास्ट में ऐसा रिजल्ट होने वाला था। जोयान को पता था कि इस पॉइजन ने
लियान एयर के स्पिरिचुअल ओरिजिन पे कब्जा कर लिया है, जिसके कारण इस पॉइजन के पास भी खुद का एक माइंड है। हालांकि 3 दिनों तक रिफाइन करने के कारण जुआन ने उसकी बॉडी का आधे से ज्यादा पॉइजन निकाल दिया था, लेकिन अभी भी एक पार्ट बचा हुआ था जो कि उसके स्पिरिचुअल ओरिजिन में उलझा हुआ था और जुआन उसे टच भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जुआन अगर उसमें फोर्सफुली अपनी हेवनली फ्लेम का यूज करता तो इससे लियान एयर का ओरिजिन स्पिरिचुअल डिस्ट्रॉय हो सकता था। ये सुनकर लियू हुआ भाई तुरंत ही कहता है, फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या हम लियान एयर को हमेशा ही उस कमरे में छोड़ दें? आखिरकार वो लड़की पहले ही काफी कुछ सह चुकी है। हालांकि इस टाइम पे लियू हुआ भाई का उस लड़की से ब्लड कनेक्शन तो नहीं था, लेकिन उन्होंने उसे अपनी आंखों के सामने बड़ा होता हुआ देखा था और इस टाइम पे एक अच्छे अटैचमेंट उसके साथ हो चुकी होती है और वो उसे अपनी फैमिली की तरह ही मानते थे। तभी जियान कहता है, चलो थोड़ी देर वेट करते हैं, मैं उसके वॉर्टेक्स को बंद करने के लिए अपनी हेवनली फ्लेम का यूज करूंगा, जो कि कुछ टाइम के लिए पॉइजन को फैलने से रोक देगी और इसके अलावा शायद मैं किसी को ढूंढ सकता हूँ जो जियान को इस प्रॉब्लम से बचाने का तरीका दे सकती है। और इसके बाद जियान एक लंबी सांस लेता है और काफी उम्मीद के साथ ये बात कहता है। हालांकि यहाँ पे जोयान जब ये सब सोच रहा होता है तो दूसरी तरफ लुओजिन और बाकी सभी लोग एमरल्ड ग्रीन सिटी में होते हैं, जहाँ पे लुओजिन लैंग बिंगजुआन के साथ जायंट टेप और नरवाल स्नेक भी थे और बाकी सभी लोग जाइलेन माउंटेन रेंज में अभी भी बने हुए थे। हालांकि अजूर सिटी में 3 रिटर्निंग ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के एक्सपर्ट और एक 9 स्टार डाउडी था, जो कि अब किंग यांग शहर में पहुंच चुके होते हैं और इन पावरफुल ऑरे को फील करके लियू फैमिली काफी ज्यादा अलर्ट हो जाती है। हालांकि जॉन जैसे जाने पहचाने ऑरे को फील करता है तो उसके पीले चेहरे पे अचानक स्माइल आ जाती है और यह देखकर भाई हुआ की घबराहट भी गायब हो जाती है और सभी लोग जुआन के गाइडेंस में धीरे धीरे हाल के बाहर निकलते हैं। तभी जुआन आसमान में उन सभी को देखते हुए स्माइल करता और कहता है, नीचे आओ, अगर तुम लोग ऐसे ही आसमान में रहोगे तो यहाँ से हर कोई भाग जाएगा। और हुआ भी यही था। सिटी के काफी सारे लोग इन पावरफुल ऑरो को फील करके काफी ज्यादा डरे हुए थे। हालांकि जुआन के पीछे के लोग भी डरे हुए थे, लेकिन जुआन की बात को सुनकर उनके दिल की टेंशन गायब हो जाती है कि अपनी पार्टी होनी चाहिए। हालांकि लैंग बिंगजुआन जैसी जुआन की हालत को देखती है तो तुरंत ही दौड़कर उसके पास आती है और उसकी बॉडी को जांच करने लगती है, बिना जियोयान को एक भी बार देखे और उससे पूछे। और जब वो देखती है कि जुआन ठीक है तब जाके उसे रिलैक्स फील होता है। और इस टाइम पे आसपास के लोग काफी अजीब तरीके से उन दोनों को देख रहे होते हैं। यहाँ तक कि झोउताई को भी काफी बड़ा झटका लगा था जब उन्होंने 4 लोगों को आया हुआ देखा, जिनमें से 3 ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के एक्सपर्ट थे, केवल एक ब्लैक ह्यूमन फिगर को छोड़कर। और खास तौर पर वो लड़की जो कि अभी भी जुआन की बॉडी को स्कैन कर रही थी, उसका ऑरा काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसका मतलब था वो पहली ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के पीक लेवल पर पहुंच चुकी थी और रिटर्नेस लेवल से एक स्टेप दूर थी। हालांकि लुओजिन को तो झोउताई बहुत पहले से जानते थे, इसीलिए वो उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहते, बल्कि वो इस टाइम पे जायंट टेप को देखते हैं जो कि हट्टे कट्टे आदमी में बना हुआ था और वो उसकी बॉडी से हल्का सा प्रेशर फील कर रहे थे, क्योंकि उसका ऑरा काफी ज्यादा पावरफुल और बियर्ड था जो कि किसी को भी डरा सकता था। हालांकि वो 9 स्टार डाउडी लेवल का जो पर्सन उनके सामने था वो नॉर्मल तो लग रहा था, लेकिन उन्हें पता था कि ये नॉर्मल नहीं हो सकता, वरना वो इस पावरफुल लाइनअप के साथ बिल्कुल भी नहीं होता। हालांकि झोउताई ने को जिस चीज ने सबसे ज्यादा हैरान किया था वो ये थी कि ये पूरा का पूरा ग्रुप जियोयान का था और ये जियोयान के फ्रेंड थे। और जहां तक रही इस लड़की की बात, तो उसे देखकर ही जियोयान और उसके बीच के रिलेशन का उन्होंने अंदाजा लगा लिया था, इसीलिए वो खुद से ही कहते हैं ये बच्चा और इसके आसपास के लोग इतने ज्यादा पावरफुल और अजीब क्यों होते हैं। हालांकि इस टाइम पे जियोयान लैंग बिंगजुआन से लिटिल फेई डॉक्टर के बारे में पूछने वाला था, लेकिन लैंग बिंगजुआन पहले ही जियोयान को एक जेड और पर्ची दे देती है और इसके बाद बताती है कि वो लिटिल फेई डॉक्टर साउथ रीजन में उसके साथ आने के बाद अकेले ही कहीं चली गई। ये सुनकर जियोयान तुरंत ही कहता है, आप उसे अकेले कैसे जाने दे सकती हैं? साउथ रीजन काफी खतरनाक है और उसकी प्रेजेंट टाइम की कल्टीवेशन के साथ उसके साथ कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। तभी लैंग बिंगजुआन कहती है वो इसलिए यहाँ से छोड़कर चली गई क्योंकि वो आपके लिए बोझ नहीं बनना चाहती थी। ये सुनकर जियोयान काफी ज्यादा चौंक जाता है और उसे फील होता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर इतना कम बात क्यों करती थी। यहाँ तक कि जियोयान जब भी उसे देखता था तो वो थोड़ा सा हेल्पलेस ही रिएक्ट करती थी, जिसके बाद माहौल काफी ज्यादा ठंडा हो जाता है उस हॉल का। तभी जियोयान कहता है, तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? तभी लैंग बिंगजुआन कहती है, अगर कोई जाना चाहता है तो आप चाह कर भी उसे नहीं रोक पाएंगे। और उसके वर्ड निकलते ही जियोयान की सांसें काफी ज्यादा तेज हो जाती है, इसलिए जियोयान तुरंत ही कहता है वो कहाँ गई, जिसपे लैंग बिंगजुआन कहती है मुझे नहीं पता किस डायरेक्शन में। इस टाइम पे जियोयान पूछ रहा था, लैंग बिंगजुआन जवाब दे रही थी, लेकिन जियोयान जैसे ये पूछता है लैंग बिंगजुआन चुप हो जाती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसे कहना चाहिए या नहीं, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये गलत हो गया या सही। हालांकि तभी जियोयान कहता है वो किस डायरेक्शन में गई और इसके बाद जियोयान काफी गहराई से लैंग बिंगजुआन की तरफ देखता है और इस टाइम पे लैंग बिंगजुआन जब जियोयान को ऐसे देखती है तो उसे काफी अजीब लगता है और इसके बाद वो तुरंत ही कहती है साउथ। और इतना सुनते ही अचानक हॉल की जमीन फट जाती है और छत टूटता है और काफी स्पीड के साथ एक फिगर तुरंत ही साउथ रीजन की तरफ शूट हो जाती है जो कि अपना जियोयान था। हालांकि तभी जियोयान के हाथ का वो जिड क्रिस्टल टूटता है और उससे आवाज निकलती है जो कि जियोयान को सुनाई देती है
है जोयान, अब तुम एक एक्सपर्ट बन गए हो। लेंग बिंगजुआन जैसे लोग तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं। मैं तुम्हारे लिए एक बोझ बन चुकी हूँ। अगर मैं यहाँ रहना जारी रखती हूँ तो मुझे डर है कि मैं तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दूंगी। इसीलिए गुड बाय, मैं खुद जाकर रिट्रीट करना चाहती हूँ। और अगर पॉसिबल रहा तो मुझे उम्मीद है जब मैं पीछे अगली बार तुमसे मिलूंगी तो मैं पहले की तरह तुम्हारे साथ खड़ी हो सकूंगी। और जैसे ही जॉन इस फैमिलियर वॉइस को सुनता है तो उसकी स्पीड और भी ज्यादा तेज हो जाती है, जिसके बाद जॉन तुरंत ही कहता है, लिटिल फेरी डॉक्टर मेरा वेट करो, मैं तुम्हें जरूर वापस लाऊंगा। उसी टाइम पे साउथ रीजन के एक पहाड़ी के ऊपर लिटिल फेरी डॉक्टर बिना किसी फेस इंप्रेशन साउथ डायरेक्शन की तरफ जा रही होती है, क्योंकि उसने सुना था कि वहाँ पे एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन है जो कि सेंट्रल प्लेन्स तक जाता है। और इस टाइम पे उसका मानना था वो केवल सेंट्रल प्लेन्स में ही पहुंचकर कम टाइम पे ज्यादा पावरफुल बन पाएगी, क्योंकि इस टाइम पे उसका केवल एक ही मोटिव था, पावरफुल बनना और जोयान की मदद करना। हालांकि जैसे ही लिटिल फेरी डॉक्टर उस जंगल में पहुंचती है तो तभी एक पर्सन अचानक से लिटिल फेरी डॉक्टर को स्कैन करता है। हालांकि इस टाइम पे जो लिटिल फेरी डॉक्टर उस फॉरेस्ट से निकल रही थी तो उसके औरे से मैजिकल बीस्ट भी उसके सामने आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर का दिल जोयान को अकेले छोड़कर सेंट्रल प्लेन्स जाने का बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन उसने बिना मन के भी जोयान के लिए मुसीबत न बनने के लिए उसे छोड़ने का फैसला किया था, क्योंकि उसे पता था कि जोयान के जो एनिमी है वो काफी ज्यादा पावरफुल है और अगर वो डाउडी लेवल पर ही रही तो वो उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगी और जोयान की हेल्प के लिए उसे जल्दी पावरफुल होना होगा। जिसके बाद वो टाइम याद करती है जब डुइकी कॉन्टिनेंट के अंदर वो जोयान के साथ ब्लैक कॉर्नर रीजन और फिर सेंट्रल प्लेन्स में आई थी। उस टाइम पे उसने जोयान के जिन ओपोनेंट का सामना किया था वे काफी पावरफुल थे, लेकिन उस टाइम पे लिटिल फेरी डॉक्टर और जोयान की पावर भी सेम ही थी और उस टाइम पे वो जोयान की हेल्प करने में कैपेबल थी, लेकिन अब वो उससे काफी दूर है और इसीलिए वो सोचने लगती है कि वो फ्यूचर में और ज्यादा पावरफुल होगी और एक बार फिर जोयान के साथ खड़ा होकर वो जोयान की हेल्प कर पाएगी। हालांकि लिटिल फेरी डॉक्टर ये सोच ही रही होती है कि ये हाफ एजेड मैन जंगल में एक पेड़ के ऊपर 1000 फीट दूर खड़ा हुआ होता है और उसकी आंखें बस लिटिल फेरी डॉक्टर को देख रही थी और उसके चेहरे पर एक कोल्ड स्माइल होती है। और इस टाइम पे जोयान और लुओजिन होते तो वो इसे देखकर तुरंत ही जान जाते, क्योंकि ये वेस्ट रीजन का हाफ एजेड मैन जोंगी था जो कि ग्रीन एमलेट सिटी के टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को नष्ट करने वाला था और घोस्ट हॉल मेंबर का पर्सन था। वो तुरंत ही कहता है ये लिटिल फेरी डॉक्टर होनी चाहिए, मुझे याद है इसे इसी नाम से बुलाया जाता है और ये जोयान के लोगों में से एक है। इसकी पावर 3 स्टार डाउडी है। कोई आश्चर्य नहीं कि वो यहाँ पे आ गई, तो वो इस लेवल पर पहुंच चुकी है। इस टाइम पे वो यही सोच रहा होता है कि अगर वो लिटिल फेरी डॉक्टर को पकड़ सकता है तो उसके क्लेन के लोग उसे काफी इनाम देंगे और उसकी पावर जो कि 9 स्टार डाउडी पर है वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। दूसरी तरफ जोयान ने भी काफी सारी पिल्स को और हर्ब्स को स्वैलो कर लिया था, जिसके कारण जोयान की जिनसेन कोई थोड़ी थोड़ी ठीक हुई थी। और इस टाइम पे जोयान इसका एक्सट्रैक्शन इस टाइप ऑफ विंग एलिफेंट स्किल का यूज करके एक्सट्रीम लेवल पर ग्रेट वे ऑफ दाव का यूज कर रहा था और आगे की तरफ बढ़ रहा था। और इस टाइम पे जोयान अपनी स्पिरिचुअल पावर की हेल्प से लिटिल फेरी डॉक्टर की थोड़ी थोड़ी स्पिरिचुअल पावर को फील कर सकता था और उसी डायरेक्शन में पीछे पीछे जा रहा था जिस डायरेक्शन में लिटिल फेरी डॉक्टर गई थी। साथ ही जोयान की हेवनली फ्लेम धीरे धीरे पिल को रिफाइन कर रही थी, जिसके कारण नेचुरल एनर्जी भी जोयान की बॉडी में बन रही थी। हालांकि लिटिल फेरी डॉक्टर जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी अचानक ही रुक जाती है, क्योंकि उसने पत्तों के खड़खड़ाने की आवाज सुनी थी और उसे फील हुआ कि जैसे कुछ उसकी तरफ आ रहा हो, जो कि देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर के दिल में बेचैनी बढ़ जाती है और वो तुरंत ही अपनी डुइकी को एक्टिवेट करती है और एक फॉर्मेशन के साथ लिटिल फेरी डॉक्टर तुरंत ही अपने आसपास अपने पॉइजन को शो करती है। तभी अचानक आवाज आती है, लिटिल फेरी डॉक्टर क्या आपको प्रेजेंट टाइम पे बेस्ट रीजन में नहीं होना चाहिए? ये अनएक्सपेक्टेड है कि आप यहाँ अकेले आए हैं। ऐसा लगता है कि जोयान आपके साथ नहीं है, क्या उसने आपको अकेले छोड़ दिया? इस आवाज को सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर तुरंत उदास हो जाती है और वो अपने डुइकी को तुरंत ही एक्टिवेट करती है, जो कि तुरंत ही उसकी बॉडी को कवर कर लेती है और इसके बाद वो आसपास की चीजों को देखने लगती है और काफी ज्यादा अलर्ट होती है। हालांकि तभी एक ह्यूमन फिगर लिटिल फेरी डॉक्टर के सामने अपेयर होती है, जो कि उससे 20 फीट की दूरी पर थी और उसे देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर तुरंत ही ज्यादा सोचती नहीं और पहचान जाती है और कहती है, आप घोस्ट हॉल से हैं। ये सुनकर जोंगी तुरंत ही कहता है, हम सभी पुराने दोस्त हैं, आपको इतना अलर्ट होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि मैं जंगल में जोयान की लड़की से मिलूंगा। अगर अब मैं उसे ये बताऊं कि आप हमारे पास हैं, तो क्या वो पागल नहीं हो जाएगा? उसकी बात को सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर काफी सीरियस होती है। साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर को यह भी पता था कि सामने वाले का कल्टीवेशन उससे काफी ज्यादा है और अगर वो यहाँ से बचती नहीं है तो सामने वाला उसे तुरंत ही पकड़ लेगा और इसके बाद न केवल जोयान को परेशानी का सामना करना पड़ेगा बल्कि ये उसकी वजह से होगा। इसलिए लिटिल फेरी डॉक्टर तुरंत ही कहती है, मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं होगा। और इसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर एक डायरेक्शन की तरफ देखते हुए तुरंत ही एक फॉर्मेशन के साथ वहाँ से गायब होने लगती है और उसके पीछे पॉइजन फैलने लगता है। हालांकि ये पॉइजन डाउडी लेवल के वॉरियर को भी खतरा फील करा सकता था और इस टाइम पे जोंगी भी इस पॉइजन के कारण अपने सामने देख नहीं पा रहा होता और लिटिल फेरी डॉक्टर को इस छोटे से ही टाइम का फायदा उठाना था और इस टाइम पे जोंगी को भी लिटिल फेरी डॉक्टर की सही डायरेक्शन का पता लगाने में प्रॉब्लम हो रही होती है। हालांकि फिर भी लिटिल फेरी डॉक्टर ये भूल गई थी कि सामने वाली पार्टी 9 स्टार डाउडी है और वो तुरंत ही अपनी पावर के साथ आसपास की इस फॉग को तुरंत ही गायब कर देता है और इसके बाद वो लिटिल फेरी डॉक्टर को देखता है जो उससे ज्यादा दूर नहीं थी। जिसके बाद जोंगी कहता है, भागने की कोशिश कर रही हो, सपने मत देखो। और इसके बाद वो तुरंत ही भागता है और लिटिल फेरी डॉक्टर के पास पहुंच जाता
है और लिटिल फेयर डॉक्टर जब ये देखती है तो तुरंत ही काफी ज्यादा उदास हो जाती है कि उसकी बॉडी पे पॉइजन का कोई भी असर नहीं हुआ। हालांकि तभी जोंगी उसके गले को पकड़ लेता है और लिटिल फेयर डॉक्टर की वो डुईकी जो कि अभी घूम रही तुरंत ही रुक जाती है और इस टाइम पे लिटिल फेयर डॉक्टर को वो गले से पकड़े हुए उठाए था। इसके बाद वो तुरंत ही कहता क्या आपको लगता है आप केवल अपनी पावर के साथ मुझसे बच सकती हैं, आपको अब मेरे साथ चुपचाप चलना चाहिए। और इसके बाद वो धीरे धीरे अपने हाथ में पावर को बढ़ाता जाता है जिसके कारण लिटिल फेयर डॉक्टर को काफी पेन हो रहा था। लेकिन अगले ही मूवमेंट एक ब्लैक फिगर जो कि काफी ज्यादा तेज थी तुरंत ही जोंगी से टकराती है और लिटिल फेयर डॉक्टर को उससे लेकर आगे निकल जाती है। और इस टाइम पे लिटिल फेयर डॉक्टर उस ब्लैक फिगर के गले में लगी हुई होती है और जैसे ही वो अपनी निगाहें सामने वाले पर्सन को देखती है तो वो होता है अपना ठरकी जियोयान। और ये देखकर लिटिल फेयर डॉक्टर तुरंत ही कहती है जियोयान। आखिरकार जब जोंगी ने उसके गले को पकड़ा था तो उसने पहले ही सोच लिया था कि वो बस मरने वाली है। उसे उम्मीद नहीं थी कितने प्रीसियस मोमेंट पे जियोयान यहाँ पे आ जाएगा और उसे एक बार फिर बचाएगा। तभी जियोयान उसे डांटते हुए कहता है तुम कितनी नासमझ हो, तुम्हें किसने कहा कि तुम मेरे लिए बोझ हो, तुम मेरे लिए कभी भी बोझ नहीं थी, तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। और इसके बाद जियोयान अपने गले में लगी हुई लिटिल फेयर डॉक्टर को देखता है और उसका थका हुआ चेहरा थोड़ी सी नाराजगी को जाहिर कर रहा था जैसे कि वो उसे डांट रहा हो। हालांकि लिटिल फेयर डॉक्टर जैसे ही जियोयान की बात सुनती है तो उसका पूरा ही चेहरा गोल्डन रेड हो जाता है क्योंकि वो जियोयान हार्ट बीट और सांसों को भी फील कर सकती थी। हालांकि जियोयान तुरंत ही लिटिल फेयर डॉक्टर को खुद से अलग करता है और इसके बाद नीचे जंगल में जोंगी को देखता है जिसे जियोयान के हैवी जुआन रूलर ने जमीन में धसा दिया था। और जोंगी और जियोयान अपने कल्टीवेशन के डिफरेंस के कारण जियोयान इतना तो जानता कि भले ही जोंगी मरा ना उसकी पसलियां तो टूट ही जाएंगी। हालांकि तभी तेज खांसी के साथ जोंगी धीरे धीरे उस गड्ढे से बाहर निकल के आता है। घुसा रहे मार डालेगा वो। ये देखो चूतिए को, गड्ढे ही में डला रहता तो कम से कम जियोयान ना मारता। अब लिटिल फेयर डॉक्टर के चक्कर में ये मरेगा। खैर मुझे काले न देना, चलो आगे। इस टाइम पे वो केंचुओं की तरह रेंगते हुए ऊपर आता है और काफी ज्यादा डरते हुए अपने सामने जमीन में धसी हुई हैवी जुआन रूलर को देखता है। और इसके बाद वो तुरंत ही घबराते हुए कहता है ये कैसे पॉसिबल है, मैं इतने लॉन्ग टाइम से इसका पीछा कर रहा हूँ और मैंने देखा था कि इसके पीछे कोई भी नहीं, फिर जब मैं इसके ऊपर अटैक करने के लिए आया तो ये कैसे आ गया। इसके बाद वो सोचता है क्या ऐसा हो सकता है किसने मुझे फंसाने के लिए लिटिल फेयर डॉक्टर का यूज किया है। और ये सोचते ही जोंगी काफी ज्यादा डर जाता है और इसके बाद तुरंत ही वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। हालांकि तभी जियोयान उसके सामने अपेयर होता है और जमीन में जैसे ही अपने पैर को पटकता है तो जमीन नीचे धस जाती है और उसके फ्लैक्चुएशन के कारण जोंगी का पूरा ही चेहरा डर से लाल पीला नीला हरा गुलाबी हो जाता है। तभी जोन अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाता है और जोन का हैवी जुआन रूलर जो कि जमीन में गड़ा हुआ था एक ही झटके के साथ जोयान के हाथ में आता है। और इसके बाद जोन उसकी तरफ देखते हुए कहता है जोंगी। हालांकि जोन को जोंगी के बारे में तो अच्छे से पता था लेकिन जोंगी जैसे ही जोयान से अपना नाम सुनता है तो तुरंत ही स्माइल करते हुए कहता है तो ये ब्रदर जियोयान है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ग्रीन जेड सिटी से अलग होने के बाद। हालांकि वो अपनी बात पूरी कर पाता कि तब जोन का हैवी जुआन रूलर उसकी चेस्ट से टकराता है और चेस्ट से लेकर पीठ तक के पूरे ही कपड़े और हड्डियां टूट जाती हैं। और इसके बाद जोन तुरंत ही कहता है आपको उसे टच नहीं करना चाहिए था। और इसके बाद जोन के हैवी जोन रूलर काफी पावरफुल फोर्स जनरेट होती है और जोंगी आकाश में उड़ते हुए काफी दूर तक जाता है। जोंगी को उड़ते हुए भेजने के बाद जोयान तुरंत ही लिटिल फेयर डॉक्टर के पास पहुंचता है और कुछ मेडिसिनल पिल्स को खाने के बाद उसके हाथ को पकड़ता है और तुरंत ही किंगयांग सिटी की तरफ बढ़ने लगता है। हालांकि इस टाइम पे तो लिटिल फेयर डॉक्टर अपने ही सपने में खोई हुई थी और उसे बस जोयान के वही वर्ड याद आ रहे थे जो जोयान ने कहे थे कि तुम मेरे लिए बोझ नहीं, तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। हालांकि वापस से किंगयांग सिटी में पहुंचने के लिए उन्हें कम से कम 6 घंटे का टाइम लगता है। अब ये मत बोलना कि 6 घंटे का टाइम क्यों लगा, लिटिल फेयर डॉक्टर की पावर कम है, वो नहीं भाग सकती, जोयान तो भाग सकता है इसलिए टाइम लगा। थोड़ी से क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हो। इस टाइम पे किंगयांग सिटी के अंदर पहले ही रात हो चुकी होती है और लियू फैमिली के अंदर लैंग बिंगजुआन, बाई हुआ और बाकी सभी लोग जोयान का वेट कर रहे थे। और जब वो देखते हैं कि दोनों लोग सेफ लौट आए हैं तो उनके दिल की टेंशन तुरंत ही खत्म हो जाती है। केवल लैंग बिंगजुआन वो बस थोड़ी सी सैड थी क्योंकि उसने देखा था कि जियोयान लिटिल फेयर डॉक्टर का हाथ पकड़े हुए था और इसीलिए उसे थोड़ा सा शक हो रहा था। हालांकि जब वो जियोयान का थका हुआ चेहरा देखती है तो कुछ भी नहीं कहती। जिसके बाद रात के टाइम का माहौल काफी ज्यादा शांत होता है। लैंग बिंगजुआन और लिटिल फेयर डॉक्टर जो कि अलग अलग रूम में थी, दोनों के अंदर अपनी अलग अलग फीलिंग थी। जहाँ तक कि जियोयान की बात, कुछ दिन रात की थकान के कारण और इतनी जर्नी के कारण जियोयान की पावर काफी ज्यादा डेड हो चुकी थी, इसीलिए बेड पे गिरते ही वो गहरी नींद में सो जाता है। और अगले दिन जागने के बाद जियोयान तुरंत ही लिटिल फेयर डॉक्टर को उस हिडन रूम में लेकर गया था। जियोयान का मानना था कि लिटिल फेयर डॉक्टर जिसके पास बोन फुल पॉइजन बॉडी है, शायद उसके पास लियानर को बचाने का कोई तरीका हो। साथ ही लिटिल फेयर डॉक्टर भी लियानर के बारे में जानने के बाद ये तो समझ गई थी कि ये छोटी बात नहीं है, इसीलिए वो तुरंत ही जियोयान के साथ साथ उसे हिडन रूम पे चली गई थी। साथ ही उसके पीछे पीछे लैंग बिंगजुआन और बाकी सभी लोग भी पीछा करते हैं क्योंकि वो लोग काफी एक्साइटेड थे कि आखिर उन्हें क्या पता चलेगा। खास तौर पर लैंग बिंगजुआन जिसके पास एक्सट्रीम इन बॉडी थी और वो अभी तक नहीं समझ पाई थी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन कितना खतरनाक है। हालांकि जब वो फुल पॉइजन बॉडी के ब्लास्ट को देखने में कैपेबल थी तो दिल में थोड़ा सा उदास और अजीब फील कर रही होती है। हालांकि लिटिल फेयर डॉक्टर जैसे
जैसे ही लियानर की बॉडी को स्कैन करती है तो उसके फेस इंप्रेशन वैसे ही थे जैसा कि जोयान ने सोचा था। इस टाइम पे लिटिल फेरी डॉक्टर भी अपने दिल में काफी परेशानियों को फील कर रही थी। हालांकि तभी लिटिल फेरी डॉक्टर अपना ओपिनियन देती है। वो बताती है कि लियानर की बॉडी के अंदर इस पॉइजन ने उसके स्पिरिचुअल ओरिजिन पे कब्जा कर लिया है, जिसका मतलब था कि लियानर की बॉडी में दो मेमोरीज हैं, एक तो उसकी खुद की और दूसरी इस पॉइजन की, और अगर वो किसी भी मेथड का यूज करती है तो ये लियानर को नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए अगर इस पॉइजन बॉडी को दबाना है तो उसे सबसे पहले लियानर की इन्फेक्टेड सोल ओरिजिन को साफ करना होगा। हालांकि स्पिरिचुअल ओरिजिन को ठीक करना ऐसी चीज थी जिसे हेवनली फ्लेम के यूज से आसानी से किया जा सकता था, लेकिन ऐसा करना आसान बिल्कुल भी नहीं था। आखिरकार ये स्पिरिचुअल ओरिजिन एक पर्सन का फाउंडेशन होता है और अगर लियानर इस चीज के लिए रेडी नहीं होती तो बाकी लोग इस पॉइजन को निकालने में कैपेबल नहीं होंगे। हालांकि प्रेजेंट टाइम पे लियानर बेहोश थी और बेहोशी की हालत में वो कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रही थी। हालांकि तभी लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है इसके सोल रीजन को रिफाइन करने का एक और तरीका है, कोर बॉडी ट्रांसफॉर्मिंग मिल्क। लिटिल फेरी डॉक्टर जैसे ये कहती है जोयान तुरंत अपनी भौहों को चढ़ा लेता है क्योंकि जोयान को पता था कि ये बिल्कुल किसी के सोल एसेंस को रिफाइन कर सकती है। इतना ही नहीं, इसे रिबर्थ जैसा ही माना जा सकता जो कि बॉडी को पूरी तरीके से रिफाइन कर देती है और पूरी तरीके से शुद्ध। साथ ही इसका प्रभाव या इफेक्ट इतना ज्यादा मिस्टीरियस होता है कि हेवन को तक चैलेंज कर सकता है। साथ ही इसके यूज से नॉर्मल कल्टीवेटर टैलेंटेड पर्सन में तब्दील हो सकता है। हालांकि कोर बॉडी ट्रांसफॉर्मिंग मिल्क दो टाइप थे, कोर बॉडी बूस्टिंग मिल्क और कोर कोचिंग बॉडी मिल्क। हालांकि इनके नाम तो एक थे लेकिन इनकी जो एज थी वो काफी अलग अलग थी। साथ ही जोयान काफी अलग किस्मत वाला था क्योंकि उसे याद था जियान एकेडमी में कोर कैचिंग बॉडी मिल्क का यूज करके उसने अपनी बॉडी को रिफाइन किया और जैसे ही जॉन उसे याद करता है तो तुरंत ही थोड़ा सा एक्साइटेड होता है, जिसके बाद जॉन तुरंत ही कहता है कोर बॉडी ट्रांसफॉर्मिंग मिल्क। ठीक है, मैं कैसे भूल सकता था इस चीज के बारे में जो कि हेवन को भी चैलेंज कर सकती है और किसी के भी लक को चेंज कर सकती है। आखिरकार ये किसी भी बॉडी की इम्प्योरिटी को बाहर निकालने में कैपेबल है। ये जरूर ही इस छोटी सी लड़की के बॉडी के पॉइजन को निकालने में कैपेबल होगी, जिसपे जो होता है तुरंत ही अपना सिर हिलाते क्योंकि उन्हें भी इस चीज के बारे में पता था। हालांकि उन्हें यह भी पता था कि कोर कैचिंग बॉडी मिल्क कितना ज्यादा रेयर है और अगर वो इनके पास होता तो इनमें से हर कोई यहाँ पे एक काफी पावर हाउस होता। हालांकि जॉन को पता इतना कीमती ट्रेजर मिलना आसान तो नहीं होगा, लेकिन यही जॉन की पहली और आखिरी उम्मीद थी। हालांकि जब सभी लोग उदास होते हैं इसे ढूंढने के लिए, तभी अचानक लुओजिन एक कदम आगे आता और कहता नहीं, शायद मुझे पता है कि ये कहाँ है। और उसकी बात को और उसके कॉन्फिडेंस को सुनते ही जोयान जो कि उदास था तुरंत ही खुश हो जाता है क्योंकि अगर लुओजिन ने ऐसा कहा था तो इसका मतलब ये मामला सच ही होगा। उसी टाइम पे लेंग विंगजॉन और लिटिल फेरी डॉक्टर भी एक दूसरे को देखती हैं और इसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स फील करती हैं। इस टाइम पे चाहे कोई भी हो, सबकी उम्मीद केवल जोयान से थी क्योंकि जोयान जब खुश होता था तो वो लोग भी खुश होती थी और जब जोयान सैड होता था तो वो लोग भी सैड होती थी। हालांकि शायद लेंग विंगजॉन ने अपनी बॉडी के इस चेंज पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो चलो अब ये एपिसोड यहीं पर एंड करते हैं और आगे की न्यूज हम देखेंगे आगे ही। तो ये वीडियो सच में काफी ज्यादा धमाकेदार था और आप लोग को धमाकेदार लगा ही होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब मार दो क्योंकि ऐसे ही एपिसोड आते रहने वाले हैं। सब्सक्राइब मार दो यार, अभी के अभी जाओ और मारो सब्सक्राइब। तो चलो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय फैमिली।